सुबह के 8 बज रहे हैं। 28 साल का अमित ऑफिस जाने के लिए अपनी बाइक निकालता है। पेट्रोल डालने के लिए रास्ते में किसी पेट्रोल पंप पर रुकता है तो देखता है कि एक लंबी लाइन लगी है। आगे पीछे सब वेट कर रहे हैं और तभी पंप वाला बोलता है कि साहब, आज का स्टॉक तो ख़त्म हो गया है। और ये सिर्फ अमित की कहानी नहीं है, ये उन लाखों हज़ारों लोगों की कहानी है जो हर सुबह अपनी बाइक से, कार से ऑफिस और दुकान जाते हैं। वही 2026 यानी अभी इसी महीने में भारत में पेट्रोल की कीमतें सिर्फ इस एक महीने में 3 बार बढ़ चुकी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, क्यों इन क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हो रही है और क्यों इनकी कीमतें बढ़ती जा रही है। और ये भी देखेंगे कि क्रूड ऑयल्स हमारे शहरों पर और डेली लाइफ पर कितना गहरा असर डालते हैं, सब्जियों से लेकर देश की इकोनॉमी तक, हर चीज़ पर। और शहर पर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं जब इन ऑयल्स के रेट बढ़ते और घटते हैं। इस वीडियो में मैं आगे जो कुछ भी बोलूँगा उन सारे सोर्सेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेना। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। पहले ये समझते हैं कि अभी क्या हो रहा है। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ईरान पर हमला कर देते हैं। ईरान भी इसका जवाब दे देता है और इस वॉर ने एक ऐसी जगह को निशाना बनाया जो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को कंट्रोल करती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग लेन है, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन इसी से दुनिया का 20% पेट्रोलियम गुजरता है। और जब ये बंद हुआ तो पूरी दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है और हम अपनी ज़रूरत का 87% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसमें से 60% से ज़्यादा पर्शियन गल्फ के देशों से आता है। इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, जो सब इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से इंडिया आता है। द डिप्लोमेट ने मार्च 2026 में लिखा कि इंडिया के पास अपना तेल बेहद कम है, खुद निकालने की क्षमता भी नहीं है और बाहर से खरीदने की डिपेंडेंसी हर साल बढ़ती जा रही है। इसीलिए इंडिया अभी बेहद कमज़ोर स्थिति में है और इसका असर साफ दिखता है। अल जजीरा ने मई 2026 में रिपोर्ट किया कि इंडिया ने पेट्रोल की कीमत 3 रुपये पर लीटर बढ़ा दी है। सिर्फ इस एक महीने में 3 बार कीमतें बढ़ चुकी हैं। अपस्टॉक्स की एक रिपोर्ट ने कैलकुलेट किया, हर $10 की क्रूड ऑयल प्राइस हाइक से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 0.1 से 0.2% कम हो जाती है और इन्फ्लेशन 2% बढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं रुकती। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रक महंगे चलते हैं, सब्ज़ी भी महंगी हो जाती है, दूध महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। और ये हमारा पहला ऑयल शॉक नहीं है। इंडिया ने पहले भी ये प्रॉब्लम फेस की थी और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अक्टूबर 1973 अरब देशों ने एक ऑयल एम्बार्गो लगाया उन सभी देशों के खिलाफ जिन्होंने इसराइल का साथ दिया था। तेल की कीमतें रातों रात बढ़ गई और इंडिया पर भी इसका बहुत गहरा असर हुआ था। अपस्टॉक की रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल $500 मिलियन से बढ़कर 1.4 बिलियन हो गया सिर्फ एक साल में। अचानक ये ऑयल इंपोर्ट्स इंडिया की एक्सपोर्ट अर्निंग का 40% खा रहे थे। इकोनॉमी बेयरली 1% ग्रो हुई। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को मजबूर होकर 5 ईयर प्लान को पूरी तरह रिप्रायोरिटाइज करना पड़ा। और फिर 1971 में ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद दूसरा ऑयल शॉक आया। इस बार इंडिया की इकोनॉमी 3% से कम हुई। केरोसिन, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, शुगर, हर जगह शॉर्टेज हो गई। ऑयल एंड प्रोटेस्ट भी हुई। और यही एनर्जी क्राइसिस उन फैक्टर्स में से एक था जिसने इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को हिला दिया। इन्फ्लेमेशन 29% तक पहुंच गई थी और जनता इतनी थक गई थी कि उन्होंने 1977 में पहली बार किसी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को वोट दिया। तो इसका मतलब जब तेल महंगा होता है तब सिर्फ पेट्रोल पंप पर असर नहीं होता, गवर्नमेंट भी गिर जाती है, पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। लेकिन इन क्राइसिस ने कुछ पॉजिटिव भी किया और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। 1973 के बाद इंडिया ने कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए। पहला, कोल को प्रायोरिटी देना। तेल की जगह कोल से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू किया। 1975 में कोल इंडिया बनाई गई। प्रोडक्शन 79 मिलियन टन से शुरू होकर 1980s के मिड तक 150 मिलियन टन से ऊपर पहुंच गई। दूसरा डिसीजन,
पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी PCRA बनाई, जिसका काम था फ्यूल इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। तीसरा, तेल के सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना। रशिया से इंपोर्ट बढ़ाई। आज रशिया इंडिया के 35% क्रूड ऑयल का सोर्स है। लेकिन एक चीज़ जो इंडिया ने नहीं सीखी वो थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करना, और यही सबसे बड़ी गलती रही। अब ज़रा सोचो, इंडिया में 2024 में 2.5 करोड़ व्हीकल्स बिके। SIAM के डेटा के अकॉर्डिंग ये ऑल टाइम हाई था। हर साल लाखों नई गाड़ियाँ सड़क पर आती है, हर साल पेट्रोल की डिमांड बढ़ती है, हर साल ट्रैफिक बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ता है। मुंबई में ट्रैफिक कंजेशन से हर साल 41,000 करोड़ से ज़्यादा का इकोनॉमिक लॉस होता है। ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है, ये इकोनॉमिक डिज़ास्टर है। और अब जब तेल फिर से महंगा हो रहा है, ये सिस्टम और टूटने वाला है। लेकिन यही एक इंटरेस्टिंग बात होती है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव ज़रूर लगता है, लेकिन हिस्ट्री यही कहती है, जब तेल सस्ता होता है लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, सिटीज़ सिर्फ कार्स के लिए बनती है, रोड्स वाइड होती है, फुटपाथ बिखर जाते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इग्नोर होता है। लेकिन जब तेल महंगा होता है तब सडनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आर्गूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। नीदरलैंड का एक एग्जांपल है। 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद नीदरलैंड में कार फ्री संडे लागू है। संडे को गाड़ी चलाना लिटरली बैन हो गया। और जब लोगों ने अपने शहर बिना गाड़ी के एक्सपीरियंस किए तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगा। आज नीदरलैंड में साइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। एक और एग्जांपल है कनाडा का। ऑयल क्राइसिस के बाद कनाडा में अर्बन ट्रांसपोर्टेशन असिस्टेंस प्रोग्राम बना। इससे कैलगरी सी ट्रेन और वैनकूवर स्काई ट्रेन बनी। एडमंटन में एक डिबेट थी, ट्रेन बनाई या रोड्स वाइड करी। ऑयल क्राइसिस ने डिसीजन क्लियर कर दिया, ट्रेन से बेटर है। इंडिया के कुछ अपने एग्जांपल्स हैं। दिल्ली का ऑड इवन रूल। 2016 में जब पोल्यूशन और ट्रैफिक क्राइसिस पीक पर थी, सडनली ये रूल जारी हुआ तो ट्रैफिक कुछ रूट्स पर 20% तक कम हुआ। एक और एग्जांपल है हैदराबाद मेट्रो। जब प्राइवेट ऑपरेटर L&T को चांस दिया तो उन्होंने जापान वाला मॉडल फॉलो किया। स्टेशन के आसपास कमर्शियल डेवलपमेंट, आज ये प्रॉफिट में है। तो अब सवाल ये है, क्या इंडिया इस ऑयल क्राइसिस से सही सबक लेगा, या फिर जैसे हमेशा होता है क्राइसिस ख़त्म होगी और फिर हम वही करने लगेंगे। इस बार हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? पहली वजह, रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया की पोजीशन। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 253.96 गीगावाट हो गई है नवंबर 2025 तक। सोलर एनर्जी कैपेसिटी नवंबर 25 में 132.85 गीगावाट थी, जो नवंबर 2024 से 41% ज़्यादा है। यानी अब भारत इतनी बिजली सनलाइट, हवा और पानी से बना सकता है जो करोड़ों घरों के लिए काफ़ी है। इंडिया पूरी दुनिया में सोलर पावर में तीसरे नंबर पर है। ये सिर्फ बड़े नंबर्स नहीं है। इसका मतलब है अगर हम इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाए जैसे बसेस, मेट्रोज, ट्रेन्स, तो उनके लिए बिजली इंक्रीजिंगली सस्ती और डोमेस्टिक होगी, तेल की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी वजह, इलेक्ट्रिक बसेस का मोमेंटम। सेंट्रल गवर्नमेंट की PME ड्राइव स्कीम 9 बड़े सिटीज़ में लगभग 14,000 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए 4,300 करोड़ की सब्सिडी। बेंगलोर में BMTC का फ्लीट 10,000 बसेस तक जाने वाला है। ये डायरेक्शन सही है। तीसरी वजह, पब्लिक डिमांड बदल रही है। जब पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर जाती है तब लोग खुद बसेस और मेट्रो की तरफ देखने लगते हैं। यही वो मोमेंट होता है जब सिटीज़ चेंज करती है। लेकिन एक बात, इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करना अभी भी पॉलिटिकल प्रायोरिटी में नहीं है। ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी, जब तक लोग डिमांड नहीं करेंगे। 1973 में जब ऑयल क्राइसिस आया था, नीदरलैंड ने डिसाइड किया सिटीज़ कार्स के लिए नहीं, लोगों के लिए बनेगी। 50 साल बाद एम्स्टर्डम में साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ कभी हाईवेज बनने वाले थे। कनाडा ने डिसाइड किया पब्लिक ट्रांजिट में इन्वेस्ट करेंगे। कैलगरी और वैनकूवर की ट्रेन्स आज भी वहाँ चल रही है। इंडिया ने डिसाइड किया कोल से बिजली बनाएंगे। ये डिसीजन प्रैक्टिकल था लेकिन इनकम्प्लीट। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ वो कदम नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। अब 2026 में फिर से वही मोमेंट है।
पेट्रोल 3 बार महंगा हो चुका है इस 1 महीने में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कंडीशन बहुत बुरी है और हम फिर एक चॉइस के सामने हैं। 2 रास्ते हैं। पहला, यही करते रहो, रोड्स बनाओ, फ्लाईओवर्स बनाओ, तेल इंपोर्ट करते रहो, क्राइसिस ख़त्म होने का इंतज़ार करो, फिर कभी क्राइसिस होती है तो यही तकलीफ़ झेलो। दूसरा, इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। इलेक्ट्रिक बसेस लाओ, मेट्रो और बसेस को इंटीग्रेट करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीरियस प्रायोरिटी दो, सोलर एनर्जी को प्रायोरिटी दो। जब तेल महंगा होता है ये आर्गूमेंट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।